नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई सब बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके की एमसीक्यू की सीरीज। आज उसकी 5वीं क्लास है, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ या जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों एक नियम होता है यूट्यूब का कि 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करना और 4000 वाच टाइम में कंप्लीट करना, वो कंप्लीट कर सकें और हमें यूट्यूब पे सीधा लाइव स्ट्रीम कर सकें दोस्तों। जिससे क्या है कि आपसी बातचीत हो सके और जो भी क्वेश्चन रहता है वो आप लाइव के दौरान पूछ सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, फ़ोन की स्क्रीन पर या लैपटॉप की जो भी आप यूज़ करते हो उनकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नैनूराम जी शर्मा, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी या साधु सीताराम। दोस्तों किसके द्वारा बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत है वो 1922 ईस्वी के अंदर होती है दोस्तों। बरहट क्षेत्र के अंदर जो बूंदी में पड़ता है वहाँ पर किसानों के द्वारा दोस्तों आंदोलन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, नैनूराम जी शर्मा के द्वारा बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है दोस्तों। नैनूराम जी शर्मा की बात करें तो नैनूराम जी शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी की थी दोस्तों, नैनूराम जी शर्मा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि तलवार बधाई कर लगाया गया था दोस्तों। क्या है? तलवार बधाई कर लगाया गया था दोस्तों। पृथ्वी सिंह जी के द्वारा या कृष्ण सिंह के द्वारा या अमर सिंह सेकंड के द्वारा या पृथ्वी सिंह, ये वापस आ गया, चलो इसको कट कर दीजिए कि पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह या फिर अमर सिंह सेकंड के द्वारा, किसके द्वारा तलवार बधाई कर लगाया गया था? दोस्तों होता क्या था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वहाँ पर आपके कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये जो कृष्ण सिंह है इसकी मृत्यु हो जाती है 1906 ईस्वी के अंदर, और इसी का कुछ जो रिलेशन में या जो रिश्तेदार था पृथ्वी सिंह जी, और पृथ्वी सिंह यहाँ पर अगला उत्तराधिकारी बनता है। और तलवार बधाई कर यानी उत्तराधिकार कर भी कहते हैं। अगर कोई भी नया उत्तराधिकारी बनता है तो उसके दौरान वो किसानों से कर लिया जाता है, उसी को तलवार बधाई करे कहते हैं दोस्तों। तो ये पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था तलवार बधाई कर दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1734, 1735, 1835 या फिर 1934? कब किया गया, कब सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों? हुरडा सम्मेलन क्या था कि दोस्तों जो राजस्थान के अंदर मराठों का आतंक था, मराठों को राजस्थान से भगाने के लिए एक आयोजन किया गया था दोस्तों। जे यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर हुरडा नामक स्थान पर भीलवाड़ा पर एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष महाराणा संग्राम सिंह को बनाया गया था, संघा को बनाया गया था। लेकिन बाद में संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो ये आपसी मनमुटाव के कारण नष्ट, ये रद्द भी हो जाता है बाद में हुरडा सम्मेलन। तो इसकी शुरुआत है वो 1734 ईस्वी के अंदर होती है। 17 अप्रैल 1734 को हुरडा सम्मेलन की या हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था सम्मेलन का दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को, 30 जनवरी 1948 या 20 फरवरी 1948 या 18 मई 1948? कब होता है मत्स्य संघ का उद्घाटन दोस्तों? मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था वो के.एम. मुंशी की सिफारिश पर दिया गया था दोस्तों मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ की बात करें, राजधानी जो जिले की बात करें, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो A, B, C, D, ये ध्यान रख लेना, A, B, C और D, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 इसमें रियासतें शामिल थी मत्स्य संघ के अंदर। जो पहला संघ बनाया गया था मत्स्य संघ, और इसमें राजधानी अलवर को बनाई गई थी, और जो राज प्रमुख बना था वो उदय भान सिंह बने थे, और पीएम जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो शोभाराम कुमावत है यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, और उद्घाटन है वो NV गोडगिल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोसुंडी शिलालेख किस भाषा के अंदर लिखा गया है दोस्तों? पाली भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर या फिर संस्कृत के अंदर या प्राकृत भाषा के अंदर? किस भाषा के अंदर गोसुंडी शिलालेख दोस्तों लिखा गया है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो गोसुंडी शिलालेख है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की दोस्तों सहायता की थी? आहुआ के,
कुशाल सिंह चंपावत थे, या बागौर के शिवदान सिंह थे, या सलूम्बर के केसरी सिंह थे, या असिंध जो भीलवाड़ा के दुले सिंह थे। दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान तांके टोपे राजस्थान के अंदर 2 बार आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। सलूम्बर के जो केसरी सिंह जी थे, केसरी सिंह जी के द्वारा यहाँ पर तांके टोपे की दोस्तों सहायता की गई थी 1857 की क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि महाअधिवक्ता एडवोकेट जो जनरल है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, या मुख्य सचिव के द्वारा, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। होता क्या दोस्तों, महाधिवक्ता यानी राज्य का जो दोस्तों कानूनी अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, या विधि अधिकारी होता है दोस्तों राज्य का। इनकी नियुक्ति या इनकी योग्यता की बात करें तो जो उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 165 के तहत दोस्तों यहाँ पर महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और ये महाधिवक्ता है वो अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही बना रहता है दोस्तों। योग्यता की बात ध्यान रख लेना कि जो उच्च न्यायालय का या हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति है उसको राज्यपाल है वो आर्टिकल 165 के तहत है वो महाधिवक्ता चुन सकता है दोस्तों, नियुक्त कर सकता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री 3 या अधिक बार नियुक्त हुए दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी, या शिवचरण माथुर। इनमें से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार बन चुके हैं या 3 से अधिक बार बन चुके हैं दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया अपने जीवन काल के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। अशोक गहलोत की बात करें तो ये 3 बार थे, और हरिदेव जोशी 3 बार रहे। और हरिदेव जोशी के टाइम में दोस्तों जो हमारी संभागीय व्यवस्था थी वो पुनः शुरू की गई थी और मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा यहाँ पर बंद कर दी गई थी। और शिवचरण माथुर की बात करें तो ये अपने जीवन काल के दौरान 2 बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन या दे ऑप्शन है सही हो जाएगा, 1, 2 व 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है दोस्तों? माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? 4 जिले, 3 जिले, या 2 जिले, या फिर 5 जिले? कितने जिलों को माही परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है दोस्तों? माही नदी की बात करें तो ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, वैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर यू आकार के अंदर बहती है, और ये कर्क रेखा को 2 बारी काटती है दोस्तों माही नदी। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा कि जो माही नदी है वो 2 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर की पेयजल उपलब्ध करवाना है? झालावाड़, कोटा, या जोधपुर, या फिर उदयपुर? मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध करवाना है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, उदयपुर यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर की जो 4 उपशाखाओं में से कौन सी उपशाखा इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? लीलवा, दीघा, बाबा रामदेव, या सागरमल गोपा? इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर में 4 उपशाखाएं हैं और 9 शाखाएं बनी हुई है दोस्तों। 9 शाखाएं बनी हुई है और 4 है उपशाखाएं हैं, और इनमें से एक उपशाखा दोस्तों नहीं है। जो सागरमल गोपा है वो क्या है? शाखा बनी हुई है दोस्तों, शाखा है इंदिरा गांधी नहर की। उपशाखा की बात करें तो बरकतुल्ला खां हो जाएगी। क्या है? बरकतुल्ला खां यहाँ पर शाखा है, उपशाखा है दोस्तों बरकतुल्ला खां। और जो सागरमल गोपा है ये इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं में से एक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन है, बिल्कुल है सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नहर की परिकल्पना किसने दी थी दोस्तों? गंगा सिंह जी ने, या कर्नल जेम्स टोड नहीं है, यहाँ पर कर्नल डाइस है दोस्तों। क्या है? कर्नल डाइस के द्वारा, या कंवर सेन के द्वारा, या लॉर्ड इरविन के द्वारा? किसके द्वारा गंगा नहर की सर्वप्रथम परिकल्पना दी गई थी? 1885 ईस्वी के अंदर दोस्तों दी गई थी परिकल्पना। 1885 ईस्वी के अंदर परिकल्पना दी गई थी गंगा नहर की। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि कर्नल डाइस के द्वारा गंगा नहर की सर्वप्रथम परिकल्पना दी गई थी, और 1921 ईस्वी के अंदर गंगा नहर की नींव रखी गई थी दोस्तों, और 1927 में गंगा नहर के अंदर सर्वप्रथम जल छोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? गंगा नहर को, गगर नदी को, लूणी नदी को, या फिर इंदिरा गांधी नहर को? राजस्थान की मरुगंगा। गंगा नहर की बात करें तो इसे लाइफ लाइन ऑफ गंगानगर कहते हैं, और बीकानेर कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। गगर नदी तो ये नदी है, और ये लूणी नदी और इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर को क्या कहते हैं?
मरुगंगा कहते हैं इसी को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं और राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं किसको, इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिफ्ट नहर बनाने की जो योजना है वो कब शुरू की गई थी, 1954 ईस्वी के अंदर, 1961 के अंदर, 1964 में या 1963 में। लिफ्ट नहर बनाने की योजना कब शुरू की गई थी। लिफ्ट नहर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 1963 के अंदर ये योजना लाई गई थी लिफ्ट नहर बनाने की, और सर्वप्रथम 1968 ईस्वी के अंदर, सर्वप्रथम 1968 ईस्वी के अंदर दोस्तों जो लिफ्ट नहर बनाई गई थी, प्रथम लिफ्ट नहर बनाई गई थी वो थी कंवर सेन लिफ्ट नहर या लूणकरणसर लिफ्ट नहर दोस्तों। ये जो इंदिरा गांधी या IGNP की प्रथम लिफ्ट नहर है और ये सर्वाधिक लंबी लिफ्ट नहर भी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान नहर का नाम बदलकर IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर कब किया गया था दोस्तों, 1963 ईस्वी के अंदर, 1987 में और 1984 या फिर 1986 में कब किया गया था राजस्थान नहर का नाम बदलकर IGNP दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1984 ईस्वी के अंदर 2 नवंबर की बात है, 2 नवंबर की बात है, 2 नवंबर 1984 ईस्वी के अंदर राजस्थान नहर का नाम बदलकर IGNP या इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शिलालेख के अनुसार गुहिलों को ब्राह्मण बताया गया दोस्तों। किस शिलालेख के अंदर गुहिलों को ब्राह्मण बताया गया, आहड़ का शिलालेख, चिरवा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख या बसंतगढ़ का शिलालेख। किस शिलालेख के अंदर गुहिलों को ब्राह्मण बताया गया दोस्तों। गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो अबुल फजल कहते हैं कि जो गुहिल है वो जो ईरान के नौशेख खां की संतान है दोस्तों। ये बात कौन कहते हैं, ये अबुल फजल कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो गुहिल थे वो आपके वल्लभीपुर के राजा थे, शिलादित्य की संतान बताते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो आहड़ का शिलालेख है 1034 ईस्वी का जो शिलालेख है, इसमें हमें जानकारी मिलती है 1034 जो ईस्वी का शिलालेख, और DR भंडारकर का जो मत है वो दोनों का सेम मत है कि जो गुहिल थे वो ब्राह्मण थे दोस्तों। क्या थे, गुहिल है वो ब्राह्मण थे दोस्तों। चिरवा की बात करें तो ये 1273 ईस्वी का शिलालेख मिलता है जिसके अंदर हमें गुहिलों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख से हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि किस राजवंश को हिंदुआ सूरज कहा गया था दोस्तों, राठौड़ को, चौहान को या गुहिल को या कछुआ को दोस्तों। किन को हिंदुआ सूरज कहा गया। हुआ क्या कि दोस्तों गुहिल है वो अपने आप को क्या मानते थे, गुहिल अपने आप को राम के वंशज मानते थे। गुहिले स्वयं को राम के वंशज मानते थे और इसीलिए राठौड़ों के द्वारा या भट्टों के द्वारा इन्हें क्या कहा गया, हिंदुआ सूरज या फिर क्या कहा गया, हिंदुआ सूरज या फिर आपके रघुवंशी कहा गया था दोस्तों। चौहानों के द्वारा, भट्टों के द्वारा कहा गया था सर्वप्रथम इनको, गुहिलों को हिंदुआ सूरज कहा गया। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुहिलों को ही हिंदुआ सूरज या फिर रघुवंशी कहा जाता है दोस्तों। और जो गुहिल है वो स्वयं को अपने आप को राम के वंशज मानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परवण सिंचाई परियोजना के तहत लाभान्वित जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है दोस्तों। परवण सिंचाई परियोजना के तहत लाभान्वित जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। परवण सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये सिंचाई परियोजना दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र के अंदर चलाई गई सिंचाई परियोजना है, परवण सिंचाई परियोजना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, झालावाड़, कोटा, भरतपुर या फिर बारां। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है कि परवण सिंचाई परियोजना के तहत इनमें कौन सा जिला शामिल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा भरतपुर जिला है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। हम जानते हैं कि भरतपुर है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर शामिल नहीं है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि परवण सिंचाई परियोजना के तहत भरतपुर है वो इन जिलों में शामिल नहीं है दोस्तों, इस परियोजना में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गरदड़ा परियोजना किस जिले में स्थित है दोस्तों, जयपुर के अंदर या राजसमंद के अंदर, बूंदी के अंदर या फिर झालावाड़ के अंदर। किस जिले में स्थित है गरदड़ा परियोजना, आंसर दीजिए दोस्तों। गरदड़ा परियोजना किस जिले में स्थित है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। ये जो PPT या क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है या इससे भी और बढ़िया क्वेश्चन लाए जाए। आप कमेंट जरूर कर दिया करो जिससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, राइट हो जाएगा बिल्कुल कि जो बूंदी परियोजना है वो बूंदी जिले के अंदर गरदड़ा परियोजना स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी नदी है जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। राजस्थान की एकमात्र परियोजना लूणी नदी, गगर नदी, नर्मदा नदी या बनास नदी, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख है हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी बात करते हैं तो गगर नदी हो जाएगी दोस्तों। गगर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है
और ये नदी जो हम हिमालय का जो पानी है या हिमालय का जो जल है वो राजस्थान के अंदर लगती है, और बाढ़ आने पर जो इसका जल है वो पाकिस्तान के फोटाबाज तक भी चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर गगर नदी बिल्कुल राइट हो जाएगी। इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है, ऋग्वेद के अंदर उपलब्ध है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गगर नदी है, माही नदी, चंबल नदी या फिर कांटली नदी। दोस्तों राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, गगर नदी हो जाएगी। यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, गगर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की राजस्थान के अंदर सबसे लंबी नदी हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किस नदी के किनारे स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे स्थित है, कांटली नदी के किनारे या फिर मसूर नदी के किनारे या रूपनगढ़ या मेंथा नदी के किनारे। दोस्तों किस नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। दोस्तों निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना परशुराम जी के द्वारा 16वीं शताब्दी के अंदर की गई थी। दोस्तों परशुराम जी का संबंध है वो खंडेला शिखर से है, और इनके द्वारा किशनगढ़ अजमेर के अंदर सलेमाबाद के अंदर दोस्तों मसूरदी या आपके रूपनगढ़ नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ की। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीकरी बांध है वो किस जिले में स्थित है। दोस्तों अलवर के अंदर, जयपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर या फिर भरतपुर के अंदर, किस जिले में स्थित है सीकरी बांध। आंसर दीजिए दोस्तों, किस जिले के अंदर स्थित है सीकरी बांध। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भरतपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों कौन सा बांध है, सीकरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी दांत के अवशेष है वो किस नदी के किनारे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों सभ्यता दे दी है, लेकिन ये नदी पूछा गया है तो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर हमारी नदी हो जाएगी साबी नदी। दोस्तों कौन सी नदी है, साबी नदी के किनारे स्थित है हाथी दांत के अवशेष। ये हमें जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर स्थित है, वहाँ से मिलती है। दोस्तों हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं वहाँ से। चलिए कालीबंगा की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर, और नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर, बागोर और भीलवाड़ा के अंदर स्थित है सभ्यता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने किस नदी को अंत्य सलीला कहा था। दोस्तों कालिदास ने किस नदी को अंत्य सलीला कहा था, सागी नदी को, जोजरी नदी को या मिठड़ी नदी को या लूनी नदी को। किस नदी को कालिदास जी के द्वारा अंत्य सलीला कहा गया था। दोस्तों तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, लूनी नदी को कालिदास जी के द्वारा अंत्य सलीला कहा गया। अगला क्वेश्चन कि महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी। महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी, सुकड़ी के किनारे, बांडी के किनारे या माही नदी के किनारे या जाखम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांडी नदी के किनारे महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना की गई थी। जाखम नदी की बात करें तो ये माही नदी की क्या है दोस्तों, सहायक नदी है माही नदी की, जाखम नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला दोस्तों आयोजित होता है। राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला आयोजित होता है, जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर या बूंदी के अंदर या फिर झालावाड़ के अंदर। दशहरा मेला की बात करें तो ये आश्विन शुक्ल दशमी के अंदर मनाया जाता है दशहरा मेला। दोस्तों ये भारत में कौन सा जो स्थान प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर मैसूर हो जाएगा। मैसूर जो कर्नाटक के अंदर स्थित है, मैसूर दोस्तों भारत के अंदर है वो दशहरा मेला के लिए जाना जाता है। और इसी दिन है वो खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। दोस्तों विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं आश्विन शुक्ल दशमी को। दोस्तों इस दिन है वो भगवान राम के द्वारा बुराई को हराकर यहाँ पर विजय की गई थी अच्छाई की। दोस्तों इसीलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। और इस दिन है वो लीलटास पक्षी का दोस्तों दर्शन है क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है दशहरे के दिन या फिर विजयदशमी के दिन। तो यहाँ पर राजस्थान बात करें तो कोटा का दोस्तों प्रसिद्ध है क्या, दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, और भारत में मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव राजस्थान के अंदर कहाँ पर मनाया जाता है, पाली के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर बीकानेर के अंदर। मारवाड़ उत्सव की बात करें तो राजस्थान में कहाँ पर मनाते हैं। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में ऊंट उत्सव मनाया जाता है, और बाड़मेर में थार उत्सव मनाया जाता है दोस्तों बाड़मेर के अंदर, और मरु उत्सव जैसलमेर के अंदर है। और यहाँ पर मारवाड़ उत्सव की बात की गई तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोधपुर के अंदर मारवाड़ उत्सव का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन
कि निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी के अंदर होता है दोस्तों? कहाँ पर होता है? बूंदी के अंदर होता है। इनमें से कौन सा उत्सव ऐसा है जिसका आयोजन बूंदी के अंदर किया जाता है? ग्रीष्म उत्सव, बैलून उत्सव, या कजली तीज उत्सव, या फिर गणगौर उत्सव? गणगौर उत्सव, इनमें से किसका आयोजन है वो कहाँ पर होता है? बूंदी के अंदर होता है दोस्तों। ग्रीष्म उत्सव की बात करें तो इसका आयोजन है वो जयपुर के अंदर होता है। ग्रीष्म उत्सव दोस्तों जयपुर या फिर सिरोही हो जाएगा, या ये कन्फ्यूज है, आप देख लेना ग्रीष्म उत्सव की। लेकिन यहाँ पर गणगौर उत्सव है वो जयपुर के अंदर हो जाएगा। बैलून की बात करें तो ये बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है बैलून उत्सव। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कजली उत्सव दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? बूंदी के अंदर आयोजित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा हाड़ौती बोली। अगले क्वेश्चन है हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है दोस्तों? हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? झालावाड़ के अंदर, बारां के अंदर, या फिर टोंक के अंदर, या कोटा के अंदर? इनमें से कहाँ पर हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है? हाड़ौती बोली की बात करें दोस्तों तो हाड़ौती बोली ढूंढाड़ी बोली की दोस्तों क्या है? उपबोली है। और जो सूर्यमल जी मिश्रण की जो अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसमें? हाड़ौती बोली के अंदर लिखे गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो टोंक जिला है वो सी ऑप्शन है, यहाँ पर सी हो जाएगा कि हाड़ौती बोली है वो टोंक जिले के अंदर नहीं बोली जाती है। झालावाड़, बारां, कोटा, या फिर मैं यूं कहूँ कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर बोली जाती है दोस्तों। कौन सी? हाड़ौती बोली। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांडना कहते हैं, पाना कहते हैं, या सांझी कहते हैं, या फड़ कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं दोस्तों, होता क्या है कि कागज पर बड़े बड़े देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं दोस्तों। और ये अक्सर आपको बाजार के अंदर देखने को मिलते हैं कि दीपावली के अवसर पर कागज पर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। और जो बड़े बड़े पोस्टर होते हैं उन्हीं क्या कहते हैं? पाना कहा जाता है दोस्तों। क्या? बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, पाना कहते हैं उनको। और जो सांझी की बात करें तो जो केले की सांझी है वो हमारी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा मंदिर है श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहाँ की प्रसिद्ध है सांझी दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में गोबर से जो घर की दीवारों पर या चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? फड़, पाना, या सांझी, या फिर मांडना? फड़ की बात करें तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है दोस्तों। फड़ के होता क्या कि देवी देवताओं के यहाँ पर उनकी वाचन होता है दोस्तों। देवी देवताओं की फड़ का वाचन होता है। और पाना की बात करें तो पाना देवी देवताओं के बड़े बड़े पोस्टर होते हैं वो होते हैं। और सांझी जो केले की बनी होती है वो केले की सांझी प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की। लेकिन जो मांडने होते हैं ये गोबर से बनाए जाते हैं। दीवारों पर कोई भी शुभ कार्य होता है उस टाइम में बनाए जाते हैं मांडने, दीवारों पर बनाए जाते हैं गोबर से, या फिर आपकी दीवारों पर या चबूतरों पर बनाए जाते हैं मांडने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उत्सव है चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है दोस्तों? उर्स लगता है, या ईद उल जुहा, मुहर्रम, या फिर उपयुक्त सभी दोस्तों? कौन से इनमें से उत्सव है वो चांद दिखाई देने के बाद में मनाए जाते हैं दोस्तों? बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उर्स दोस्तों। और अजमेर दरगाह के अंदर उर्स लगता है वो 1 से 6 रजब को दोस्तों, 1 से 6 रजब को आयोजित होता है इसमें अजमेर दरगाह के अंदर। और वहाँ पर उर्स की जो शुरुआत होती है वो बुलंद दरवाजे के अंदर गोरी परिवार, जो भीलवाड़ा का परिवार है, गोरी परिवार के द्वारा झंडा चढ़ाने के बाद में वहाँ पर प्रारंभ किया जाता है उर्स का दोस्तों। और ये उर्स है वो चांद दिखाई देने के बाद में आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृष्ण भक्त मीरा का मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर, या मेड़ता नागौर के अंदर, जोधपुर के अंदर, या फिर पुष्कर के अंदर? कहाँ पर बना हुआ है मीराबाई का मंदिर राजस्थान में दोस्तों? तो मीराबाई के मंदिर अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 3 मीराबाई के मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। एक मंदिर की बात करें तो कुंभ स्वामी का मंदिर दोस्तों, कुंभ श्याम का मंदिर, ये मंदिर है वो कुंभा के द्वारा बनाया गया था, लेकिन राणा सांगा के टाइम में इसको मीरा मंदिर का दर्जा दिया गया था। और इस सेकंड मंदिर की अगर बात करें तो जगत शिरोमणि का मंदिर जो जयपुर के अंदर बना हुआ है। और वहाँ पर मान सिंह की रानी थी, मान सिंह की रानी के द्वारा अपने पुत्र की याद में, जगत सिंह की याद में बनाया गया था दोस्तों ये जगत शिरोमणि का मंदिर। और जो तीसरा मंदिर बना हुआ है वो राव दूटा के द्वारा मेड़ता नागौर के अंदर बनाया गया था, अपने दादाजी के द्वारा, मीराबाई के दादाजी के द्वारा बनाया गया था मेड़ता नागौर के अंदर मीराबाई का मंदिर। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर 3 मीराबाई के मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करें कि राजस्थान में स्थित जो चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है दोस्तों? वैशाख की पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल द्वितीया को, या वैशाख शुक्ल तृतीया को? कब आयोजित होता है राजस्थान के अंदर चाकसू में शीला माता का मंदिर? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चैत्र की कृष्ण अष्टमी को दोस्तों
शीतला माता का मेला लगता है। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर आयोजित होता है दोस्तों। और इस दिन है वो बासुड़ा किया जाता है, यानी शीतला सप्तमी जो कृष्ण आपके चैत्र कृष्ण सप्तमी को जो भोजन बनाकर ठंडा छोड़ दिया जाता है दोस्तों, और इस भोजन का सेवन है वो चैत्र की कृष्ण अष्टमी को दोस्तों किया जाता है, यानी उस दिन शीतला माता की पूजा करके जो ठंडा भोजन है सेवन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बासुड़ा कहते हैं दोस्तों। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही आपकी गुडला अष्टमी भी मनाई जाती है मारवाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे हमारे, और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अपने जो भी साथी हैं उनको बताइए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी जो ये यूट्यूब के नियम है उसको हम कंप्लीट कर सकें और लाइव स्ट्रीम कर सकें दोस्तों, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन हो सके दोस्तों, बातचीत हो सके, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं या उनको मैं लाइव जवाब दे सकूँ आपको, और आप जो भी प्रश्न पूछते हो उनका आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूंगा, अगर आप ऑफलाइन कमेंट करते हो तो भी मैं बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।